हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एटमॉस्फेरिक साइंस यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने वाले हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ का एक इंटीग्रल पार्ट है जो हमारे प्लेनेट को चारों तरफ से घेरने वाले गैसेस के एक थिक एनवेलप से बना हुआ है। जब हम अर्थ के स्फीयर्स की बात करते हैं तो लैंडमास को लिथोस्फीयर, वाटर बॉडीज को हाइड्रोस्फीयर और गैसियस पार्ट को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जहां पर ये तीनों स्फीयर्स आपस में मिलते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, इस नैरो जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं जो लाइफ को सस्टेन करता है। एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन और उसमें मौजूद गैसेस के प्रोपोर्शंस की बात करें तो यहाँ अलग अलग तरह की गैसेस पाई जाती हैं जिन्हें मेन और सेकेंडरी गैसेस में कैटेगराइज किया जाता है। टोटल एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम का 99% हिस्सा मेन गैसेस से बना है, जिसमें सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है जो लगभग 78.1% या 78% है, और दूसरी मेन गैस ऑक्सीजन है जो 20.9% या लगभग 21% है। बाकी बचा हुआ 0.99% से 1% वॉल्यूम सेकेंडरी गैसेस का होता है, जिसमें आर्गॉन 0.9% या 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%, नियोन 0.0018%, हीलियम 0.0005% और ओजोन 0.00006% मौजूद हैं, जबकि बाकी छोटे फ्रैक्शन में दूसरी गैसेस आती हैं। एटमॉस्फेयर हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है। ऑक्सीजन सभी लिविंग बीइंग्स के सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लाइफ और फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है। एटमॉस्फेयर में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं, जो प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल के लिए सूटेबल कंडीशंस क्रिएट करते हैं। वाटर वेपर की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा बदलती रहती है और ये सीधे प्लांट्स और एनिमल्स पर इम्पैक्ट डालती है। इसके अलावा ओजोन गैस एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है, जो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी UV रेज से सभी लाइफ फॉर्म्स को बचती है। एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस से लगभग 1600 किलोमीटर की हाइट तक फैला हुआ है, और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल एटमॉस्फेरिक वेट का 97% वेट पहले 30 किलोमीटर की हाइट के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेटेड होता है। टेम्परेचर, डाइवर्सिटी और डेंसिटी के आधार पर एटमॉस्फेयर को 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स में बांटा गया है। इन लेयर्स को बॉटम से टॉप तक सीक्वेंस में याद रखने की एक शॉर्टकट ट्रिक है TSMIT, जिसमें T से ट्रोपोस्फेयर, S से स्ट्रेटोस्फेयर, M से मेसोस्फेयर, IT से आयोनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर और A से एक्सोस्फेयर आता है। एटमॉस्फेयर की सबसे पहली और लोएस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर है। इसकी हाइट इक्वेटर पर लगभग 18 किलोमीटर होती है, क्योंकि वहां हॉट कन्वेक्शन करंट्स गैसेस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जबकि पोल्स पर इसकी हाइट सिर्फ 8 किलोमीटर होती है। ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है, जिसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, और हर 165 मीटर्स की हाइट पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। बारिश, बादल, तूफान और धूल जैसी सभी वेदर फिनोमेना सिर्फ इसी लेयर में होते हैं। ट्रोपोस्फेयर की अपर लिमिट को ट्रोपोपॉज कहते हैं, जो एक ट्रांजिशनल जोन है। ट्रोपोस्फेयर के ठीक ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जो अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर तक फैली है। इसके लोअर पार्ट में 20 किलोमीटर तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन 20 किलोमीटर के ऊपर ओजोन गैस द्वारा UV रेज अब्सॉर्ब करने के कारण टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। वेदर इवेंट्स और बदल न होने के कारण ये लेयर जेट एयरक्राफ्ट्स उड़ाने के लिए आइडियल होती है, क्योंकि यहाँ क्लियर विजिबिलिटी मिलती है। ओजोन लेयर प्राइमरी रूप से स्ट्रेटोस्फेयर में 20 से 30 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर तीसरी लेयर मेसोस्फेयर है, जो 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। इसमें हाइट के साथ टेम्परेचर कंटिन्यूअसली घटता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। स्पेस से आने वाले मीटियर्स यानी टूटते तारे मेसोस्फेयर में आकर ही जल जाते हैं, और इसकी अपर बाउंड्री को स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इसके ऊपर चौथी लेयर आयोनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर है, जो 400 किलोमीटर तक फैली है। इस लेयर में इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स यानी आइकन्स होते हैं, जो अर्थ से भेजी गई रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके वापस धरती पर भेजते हैं, जिससे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। यहाँ हाइट के साथ टेम्परेचर फिर बढ़ने लगता है और सोलर स्टॉर्म्स के दौरान UV और X रेज अब्सॉर्ब करने से टेम्परेचर और बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर की हाइट पर एक इमेजिनरी बाउंड्री कर्मन लाइन होती है, जो एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस को अलग करती है, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी थर्मोस्फेयर में ऑर्बिट करता है। आयोनोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को मेसोपॉज कहते हैं। एटमॉस्फेयर की सबसे आउटरमोस्ट और लास्ट लेयर एक्सोस्फेयर है, जो 400 किलोमीटर के पार तक फैली है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने से एयर डेंसिटी सबसे कम और स्पर्श होती है। इस लेयर का यूज सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स लॉन्च करने के लिए किया जाता है। अपर एटमॉस्फेयर में एक बहुत ही सुंदर नेचुरल लाइट शो दिखता है, जिसे ऑरोरास कहते हैं। सन से आने वाली सोलर विंड्स के चार्ज पार्टिकल्स जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और अपर एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट करते हैं, टैप पोल्स के पास आसमान में ये लाइट्स बनती हैं।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या आर्कटिक सर्कल में दिखने वाली लाइट्स को अरोरा बोरियालिस कहते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर या एंटार्क्टिक सर्कल में दिखने वाली लाइट्स को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। इनमें ग्रीन कलर ऑक्सीजन से बनता है, जबकि रेड और ब्लू कलर्स ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के इंटरेक्शन से पैदा होते हैं। एटमॉस्फेरिक फिनोमेना के साथ क्लाइमेट और रेनफॉल से जुड़े फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओजोन लेयर ओव रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है, लेकिन CFCs, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण इसका डिप्लीशन हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर्स पिघलना और स्किन डिजीजेज हो रही हैं। ओजोन लेयर को बचाने के लिए 1989 में कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 स्पेसिफिकली क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में कोएपेंस स्कीम के तहत BWHW कोड राजस्थान के डेजर्ट क्लाइमेट को दर्शाता है। मानसून की बात करें तो तमिलनाडु का कोरोमंडल कोस्ट साउथवेस्ट मानसून के दौरान ड्राई रहता है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच के पैरेलल है और वेस्टर्न घाट्स से ब्लॉक होता है, जबकि इसे रेनफॉल अक्टूबर विंटर में नॉर्थ ईस्ट या रिट्रीटिंग मानसून से मिलती है और केरला, कर्नाटका का मालाबार कोस्ट साउथवेस्ट मानसून से बेनिफिट होता है। रेनफॉल 3 तरह की होती है, कन्वेक्शनल, गर्म हवा के ऊपर उठकर नॉर्मल लैप्स रेट से ठंडे होने पर, ओरेग्राफिक, पहाड़ों द्वारा हवा को ऊपर पुश करने पर, और साइक्लोनिक, कोल्ड और वार्म एयर फ्रंट्स के मिलने पर। आखिर में इवापोरेशन का रेट सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी से अफेक्ट होता है और बोयेंसी इवापोरेशन को अफेक्ट करने वाला मेन फैक्टर नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एटमॉस्फेयर की कंप्लीट डिटेल्ड क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको कंपोजिशन, लेयर्स और सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।